Hello, this is Rafiq. Welcomes you in this class of real analysis. In last two videos, we have been discussing about equivalent sets and countable sets. We defined what is a countable set. काउंटेबल सेट क्या होता है? अगर कोई सेट ए या तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन के इक्विवेलेंट हो या एन के किसी सबसेट मान लो एन डैश के इक्विवेलेंट हो तो वो काउंटेबल कहलाता है। और इक्विवेलेंट का मतलब है एन से ए में एक एक की आच्छादक फलन बन जाए, 1:1 मैपिंग बन जाए। तो कोई भी दो सेट इक्विवेलेंट कहलाते हैं अगर एक सेट से दूसरे सेट में हम 1:1 फंक्शन यानी बाइजेक्शन या एक एक की आच्छादक फलन डिफाइन कर सकें। ए और बी इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर कोई ऐसा फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइंड हो जाए या बी से ए में डिफाइंड हो जाए जो एक एक की भी हो और आच्छादक भी हो यानी बाइजेक्शन हो। तो ये तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब है। और काउंटेबल सेट का मतलब है कि ऐसा सेट जो या तो एन के इक्विवेलेंट हो, तुल्य हो, या एन के किसी उपसमुच्च एन डैश के तुल्य हो। तो ये काउंटेबल सेट का अर्थ होता है। हमने देखा था कि कोई भी फाइनाइट सेट अगर है तो काउंटेबल ही होगा। इफ़ ए सेट इज़ फाइनाइट देन इट इज़ काउंटेबल। ये हमने प्रूव किया था, डिफाइन किया था। और इनफाइनाइट अगर सेट है तो काउंटेबल और इनका अनकाउंटेबल कैसा भी हो सकता है। अगर इनफाइनाइट सेट काउंटेबल है, गणनीय है, तो हम उसको बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट, गणनीयतः अपरिमित समुच्चय। और या फिर वो अनकाउंटेबल होगा, अगणनीय। जो सेट काउंटेबल नहीं होते उनको हम अनकाउंटेबल सेट या अगणनीय समुच्चय कहते हैं। तो ये चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में पढ़ी हैं। और एक थ्योरम हमने प्रूव की थी, वो ये कि सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। यानी अगर ए काउंटेबल है तो ए का सबसेट अगर बी है तो फिर बी भी काउंटेबल होगा, देन बी इज़ काउंटेबल। तो ये थ्योरम हमने पिछले वीडियो में प्रूव भी की थी। अब हम आज वाले वीडियो में एक और थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। दो सेट्स अगर काउंटेबल हैं तो उनका यूनियन भी काउंटेबल होता है। इफ़ ए एंड बी आर काउंटेबल देन ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन इज काउंटेबल। ये थ्योरम अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाएगा यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। यानी दो गणनीय समुच्चयों का संघ भी गणनीय होता है। तो इसके प्रूफ में हम दो काउंटेबल सेट ले लें और उनके यूनियन को काउंटेबल प्रूव करना है। माना ए एंड बी दो काउंटेबल सेट हैं। अब ए और बी काउंटेबल हैं, ये दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जो काउंटेबल सेट होता है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ कई केसेस में हम विचार करेंगे और प्रूव करेंगे कि हर केस में इन दोनों का यूनियन काउंटेबल होता है। केसेस क्या लेने चाहिए? हम केसेस लेंगे, पहला तो उस स्थिति में जब ए और बी दोनों फाइनाइट हो, ए एंड बी फाइनाइट हो, तब हम प्रूव करेंगे कि इनका यूनियन काउंटेबल है। फिर सेकंड केस में हम लेंगे कि ए और बी में से एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट हो और ये डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट का मतलब इनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। जैसे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स।
असंयुक्त समुच्चय हैं ये। अगर दो समुच्चयों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, एक भी उभयनिष्ठ एलिमेंट नहीं है, तो वो असंयुक्त कहलाते हैं। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। तो और भी फिर केसेस लेंगे, वो हम थ्योरम में समझ लेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट तो हमने देख ही लिया और हमने ये मान लिया कि ए और बी दोनों काउंटेबल सेट्स हैं। अब पहला केस, क्योंकि जब काउंटेबल हैं तो फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों फाइनाइट हो सकता है कि एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट हो सकता है कि दोनों ही इनफाइनाइट हों। इन सब केसेस में हम अलग अलग विचार करके प्रूव करेंगे कि इनका यूनियन हर स्थिति में काउंटेबल होता है। तो फर्स्ट केस फर्स्ट, जब ए तथा बी परमित हों। अब दोनों फाइनाइट हैं, हम जानते हैं कि जब दोनों परमित हैं तो दोनों का यूनियन भी परमित होगा, तब ए यूनियन भी परमित होगा, फाइनाइट होगा। क्योंकि जितने भी ए में एलिमेंट हैं और जितने भी बी में एलिमेंट हैं वो सब मिला दिए जाएँ तो जो सेट बनता है वो ए यूनियन भी हो जाता है। ए में फाइनाइट है, बी में फाइनाइट है, तो ए यूनियन बी में फाइनाइट आएगा। जैसे ए में 10 एलिमेंट है और बी में अगर 15 एलिमेंट है तो ए यूनियन बी में 25 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि 10 इसके आ जाएंगे, 20 इसके, 15 इसके आ जाएंगे, तो मैक्सिमम 25 होंगे। अगर दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट हुए तो 25 से भी कम होंगे। तो अगर दोनों फाइनाइट हैं तो इनका यूनियन भी फाइनाइट होगा, परमित होगा। और जब यूनियन परमित होगा तो काउंटेबल होगा, क्योंकि एवरी फाइनाइट सेट इज़ काउंटेबल। जो परमित होता है वो तो डायरेक्टली काउंटेबल हो जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट केस में तो ये बात डायरेक्टली प्रूव हो गई कि दोनों काउंटेबल हैं और अगर परमित हैं तो उनका यूनियन भी काउंटेबल होगा। अब हम सेकंड केस पर आएँ, केस सेकंड। तो केस सेकंड में हम ले रहे हैं कि जब ए और बी, ये जो दो काउंटेबल सेट दे रखे हैं, ये ऐसे हैं कि पहली बात तो इन दोनों का इंटरसेक्शन रिक्त है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब ये डिसजॉइंट सेट है, असंयुक्त समुच्चय हैं। और दूसरा, ए तथा बी में से एक परमित और दूसरा अपरमित है। यहाँ तो हमने लिया था कि दोनों परमित हैं और यहाँ पे हम ले रहे हैं ए और बी में से एक परमित और एक अपरमित है तथा ये दोनों डिसजॉइंट हैं, यानी इन दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब एक परमित और एक अपरमित है तो किसी भी एक को परमित और किसी भी दूसरे को अपरमित मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया है कि ए परमित है और बी अपरमित है, माना ए बराबर इतना परमित तथा बी बराबर इतना अपरमित है, ऐसा हमने यहाँ पर मान लिया। ए में तो एलिमेंट्स मान लिए A1 से AM तक कुल m अवयव, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। और बी में बी हो गया सेट ऑफ Bn वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी बी में एलिमेंट्स होंगे B1 B2 B3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो ए को परमित और बी को अपरमित मान लिया है। अगर उल्टा मान लेते तो भी प्रूफ यही होता, ए को अपरमित और बी को परमित मान लें तो भी प्रूफ सेम ही होगा। इसलिए इसमें कोई व्यापकता की हानि नहीं है कि हम ए को परमित और बी को अपरमित मान लें। या ये कह सकते हो कि जिसको परमित, जो परमित दे रखा है दोनों में से वो ए है और जो अपरमित दे रखा है उसको नाम दे दिया बी। और ये ए परमित और बी अपरमित ऐसे हैं कि इनका इंटरसेक्शन रिक्त है, मतलब ये डिसजॉइंट हैं। इस स्थिति में हम प्रूव करेंगे कि इनका यूनियन काउंटेबल होगा। तो अब इस केस में हम इनका यूनियन क्या लिखेंगे, क्योंकि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट तो है नहीं, तो ए के, इन दोनों के यूनियन में ए वाले सभी अवयव आ जाएंगे। ए यूनियन बी में पहले ए के सारे अवयव लिख दो, फिर बी के सारे अवयव, तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब इस ए यूनियन बी को काउंटेबल प्रूव करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल N से ए यूनियन बी में, और ये फलन हम आसानी से देख पाएंगे कि ये एकाकी आच्छादक फलन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ले रहे हैं, f फ्रॉम n इंटू ए यूनियन बी निम्न प्रकार परिभाषित किया है। fn फंक्शन की के अंतर्गत किसी नेचुरल नंबर n की इमेज क्या होगी, an, अगर n m से कम या बराबर है, और bn माइनस m अगर n m से बड़ा है। ये कैसे सोचा है, कोई याद नहीं करना है कि ये फंक्शन की डेफिनेशन याद रखी जाए, बहुत आसान सा काम है। ए यूनियन बी में एलिमेंट्स हैं A1 A2 अप टू AM, और उसके बाद एलिमेंट्स हैं B1 B2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये ए यूनियन बी है, और कैपिटल N के अवयव होते हैं 1 2 एंड सो ऑन, M अवयव
फिर m से अगला अवयव हो जाएगा m+1, m+2, उससे अगला एंड सो ऑन। ये कैपिटल एन है, ये सेट कैपिटल एन है, नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होते हैं इसमें, और ये सेट ए यूनियन बी है। अब हम एन से ए यूनियन बी में ऐसा फलन डिफाइन करना चाहते हैं जो एक एक की आच्छादक सिद्ध हो जाए, तो सीधे सीधे ही हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि 1 की इमेज a1 आ जाए, 2 की इमेज a2 आ जाए, इसी तरह से m की इमेज am आ जाए, m तक तो इमेज a वाली आ जाए, फिर m+1 की इमेज b1 आ जाए, m+2 की इमेज b2 आ जाए। तो क्लियर दिख रहा है कि एक एक ही आच्छादक हो जाएगा। इसी को नियम रूप में लिख दिया है। क्या नियम बन गया? f के अंतर्गत n की इमेज क्या आएगी? n 1 से और m तक है तब तो उसकी इमेज a वाली आएगी, तो fn बराबर आ जाएगा an, यानी f1 बराबर a1, f2 बराबर a2, f3 बराबर a3 एंड सो ऑन। कब तक? जब तक कि ये n की वैल्यू m या m से कम या बराबर है, और जब n की वैल्यू m से बड़ी हो जाएगी, यानी ये बाद वाले मान, तो इनकी इमेज क्या आ रही है? ये देखें, जितना ये नेचुरल नंबर है b की डिजिट कितनी आ रही है? m+1 के लिए 1, m+2 के लिए 2, इसी तरह से m+3 के लिए 3, यानी जितना वो नेचुरल नंबर है उससे m कम, जैसे m+1 से m कम यानी 1, m+2 से m कम यानी 2। तो व्यापक क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पर अगला आगे नेचुरल नंबर होगा, मान लो n, तो उसकी इमेज क्या आएगी? b, कौन से वाला b? जितना ये है n उससे m कम, यानी b n-m। तो ये जब n बड़ा होगा m से, तो फलन के अंतर्गत n की इमेज आएगी, नेचुरल नंबर की इमेज आएगी b वाला पॉइंट, और b वाला कौन सा? जितना ये नंबर है उससे m कम, उतने वहाँ b। तो ये इस तरह से डिफाइन किया है फंक्शन। सीधे 1 ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए हमने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो फंक्शन की ये डेफिनेशन दे दी, इसी को डिटेल में लिखें तो डेफिनेशन ऐसे हो जाएगी कि f के अंतर्गत ये ऊपर प्रांत के अवयव लिखे हुए हैं, कैपिटल N के अवयव, और नीचे उनकी इमेज लिख दी है इस परिभाषा के अनुसार। 1 की इमेज a1, 2 की इमेज a2, 3 की इमेज a3, n की इमेज an। फिर आगे वाले नंबरों की इमेज b वाले आएंगे, और जितना वो नंबर होगा b की डिजिट उससे n कम होगी। इसमें ये होगा m 1 से m तक, और उसकी इमेज am आएगी, और फिर m+1 की इमेज आएगी b1, m+2 की इमेज आएगी b2, m+3 की इमेज आएगी b3। ये थोड़ा इसको सही कर दिया है। अब ये क्लियरली दिख रहा है, इस अब यहाँ तो प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक एक का संबंध एक एक से है, ना n में कोई खाली रहेगा ना यूनियन में कोई खाली रहेगा। तो ये फलन f एक एक ही आच्छादक है, तब फलन f स्पष्ट है एक एक ही आच्छादक है। और जब n से a यूनियन b में एक एक ही आच्छादक फलन ये डिफाइंड हो गया, तो हम कह सकते हैं कि n और a यूनियन b इक्विवेलेंट हैं, तुल्य हैं, और जो समुच्चय n के तुल्य हो गया वो काउंटेबल होगा। इस तरह से प्रूव हो गया इस केस में कि a यूनियन b गणनीय है, काउंटेबल है। तो इस केस में तो हो गया कि जब दोनों में से एक परिमित और एक अपरिमित हों और दोनों असंयुक्त हों, तो दोनों का यूनियन काउंटेबल होता है। ये बात तो इस केस में प्रूव हो गई। अब हम असंयुक्त वाली बात को हटा के इसी केस को लें, तो केस थर्ड नाम दें उसको, और केस थर्ड में हम क्या मान रहे हैं कि जब ए और बी असंयुक्त हों, मतलब इनका इंटरसेक्शन रिक्त ना हो, इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन रहेंगे, कुछ एलिमेंट्स इनमें कॉमन हैं, तथा ए और बी में से एक परिमित और दूसरा अपरिमित हो। एक परिमित एक अपरिमित और डिसजॉइंट या असंयुक्त नहीं है। इस केस में वही ए को ही परिमित मान लिया और बी अपरिमित मान लिया, और इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी रिक्त नहीं है। अब हम b माइनस ए सेट बनाएं, और b माइनस ए जो सेट बनेगा उसको नाम दें b डैश। एक सेट डिफाइन कर दिया हमने b डैश। b माइनस ए कैसा सेट होता है? b के अवयवों में से a के अवयव हटा दिए जाएं
तो बी माइनस से बचता है। जैसे अगर मान लो बी में एलिमेंट्स हों, समझने के लिए हम फाइनाइट केस ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और ए में एलिमेंट्स हों मान लो 4 5 9 11, ऐसे कुछ, इनमें 2 एलिमेंट कॉमन है और बाकी अलग अलग हैं, तो बी माइनस से क्या आएगा, सेट बी माइनस से हो जाएगा, बी के अवयवों में से वो हटा दिए जाएं जो ए में हैं, यानी कॉमन वाले एलिमेंट हटा दिए जाएं, तो इसमें बचेंगे 1 2 3 और 6, क्योंकि ये 2 ए में भी हैं तो इन्हें हटा दिए। या अगर ए माइनस भी बना है तो ए माइनस भी कैसे बनेगा, ए के अवयवों में से उन्हें हटा दो जो बी के हैं, तो ए के अवयवों में जो ऐसे अवयव हैं जो बी के भी हैं वो ये 2 हैं, तो इन्हें हटा दो तो ए माइनस बी में बचेगा 9 11। तो इस तरह से 2 समुच्चयों का डिफरेंस करते हैं हम। इसी बात को वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। वेन डायग्राम में जैसे मान लो ये जो सेट है वो ए है जो कि इस सर्किल में है, और ये वाला सर्किल के अंदर के एलिमेंट्स का सेट ये बी है, तो अगर हम बी माइनस ए करें तो ये बी में से ए के अवयवों को हटा देंगे, यानी कि जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हटा देंगे, तो ये जो आड़ी लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने आच्छादित किया है, शेडेड किया है, ये वाला सेट हो जाएगा बी माइनस। ये पूरा तो बी है और बी माइनस से हो जाएगा ये यहाँ से यूँ और ये इतना सेट, ये वाला जो आड़ी लाइनों द्वारा आच्छादित है। तो इस सेट बी माइनस ए को नया नाम दे दिया बी डैश। अब हम देखते हैं कि ए और बी का यूनियन क्या होगा इस केस में। ये मैंने इंटरसेक्टिंग केस बनाया, यानी कि ये वो केस है जब ए और बी डिसजॉइंट नहीं है, यानी इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट हैं, ये वाले एलिमेंट कॉमन है। तो पूरे ए और पूरे बी का यूनियन, यानी ए के सारे अवयव और बी के सारे अवयव मिला दिए जाएं तो जो बनेगा वही ऐसे भी बन जाएगा। केवल ए ले लें और ए में मिलाएं इस आड़ी लाइनों वाले क्षेत्र, यानी बी माइनस ए को, बी माइनस ए या इस बी माइनस ए को हमने नाम दिया है बी डैश। तो बी माइनस ए या बी डैश मतलब ये कि ए और बी का यूनियन भी वही होगा जो ए और बी डैश का यूनियन होगा, जहाँ बी डैश क्या है, बी माइनस ए। लेकिन यहाँ ए और बी तो डिसजॉइंट या असंयुक्त नहीं थे, लेकिन ए और बी डैश असंयुक्त होंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ये ए है सेट और बी डैश इधर वाला है, तो ए और बी डैश में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ए और बी में तो कॉमन है, लेकिन यूनियन दोनों का सेम आएगा। ए और बी का यूनियन और ए और बी डैश का यूनियन सेम आएगा। ये दोनों डिसजॉइंट नहीं हैं, लेकिन ये दोनों डिसजॉइंट हैं, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हमने यूनियन की वैल्यू बदल दी, ए यूनियन बी की बजाय उसको ए यूनियन बी डैश रूप में लिख दिया, जहाँ बी डैश का मतलब है बी माइनस ए। अब ए यूनियन बी डैश, पिछले केस से हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी डैश तो काउंटेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए परिमित है और बी डैश अपरिमित है, क्योंकि बी अपरिमित था और बी में से ए के अवयवों को हटा देंगे तो बी डैश भी अपरिमित ही रहेगा, क्योंकि ए के अवयवों की संख्या सीमित है। तो बी में जो अनंत अवयव है उसमें से कुछ सीमित अवयव हट भी जाएंगे तो भी बी डैश में अपरिमित ही बचेंगे। तो बी डैश अपरिमित है और ए परिमित है, और ए और बी डैश दोनों डिसजॉइंट भी हैं। तो केस सेकंड की स्थिति बन गई, एक परिमित एक अपरिमित और दोनों डिसजॉइंट, दोनों असंयुक्त। तो हमने केस सेकंड में प्रूव कर लिया था कि एक परिमित और एक अपरिमित और दोनों डिसजॉइंट होने पर उनका यूनियन काउंटेबल होता है। तो केस सेकंड से हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी डैश काउंटेबल होगा, परंतु ए यूनियन बी डैश ए यूनियन बी के बराबर है, तो फिर ए यूनियन बी भी काउंटेबल होगा। तो ये केस थर्ड हो गया। यानी अब तक हम 3 केसेस डिस्कस कर चुके हैं। पहले केस में जब दोनों परिमित थे तो हमने प्रूव किया कि दोनों का यूनियन काउंटेबल होगा। दूसरे केस में एक परिमित और एक अपरिमित और दोनों असंयुक्त थे, तब भी यूनियन काउंटेबल आ गया। और तीसरे केस में एक परिमित और एक अपरिमित और दोनों असंयुक्त नहीं थे, तब भी हमने प्रूव कर लिया कि उनका यूनियन काउंटेबल होगा। हालांकि इस केस थर्ड में हमने मूल रूप से प्रूव नहीं किया, केस सेकंड को ही यूज़ कर लिया है। केवल
जो असंयुक्त नहीं हैं उनके यूनियन को ऐसे दो समुच्चयों के यूनियन में बदल दिया जो असंयुक्त हैं, और इन पर पिछला केस लग गया तो ये यूनियन काउंटेबल हो गया, तो ये भी काउंटेबल हो गया क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये तो हो गया ये 3 केसेस। 2 केसेस अभी और भी बाकी हैं। वो कौन से होंगे? जब दोनों अपरिमित हों और असंयुक्त हों, या जब दोनों अपरिमित हों और असंयुक्त ना हों। तो उन केसेस में भी हम प्रूव करेंगे कि इनका यूनियन काउंटेबल होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस थ्योरम का रिमेनिंग पार्ट इससे जस्ट अगले वीडियो में पूरा करेंगे। यूट्यूब पर ये वीडियो 29 नंबर का होगा, और इससे जस्ट अगला वीडियो जिसमें कि इस थ्योरम का रिमेनिंग पार्ट प्रूव किया जाएगा वो 30 नंबर वीडियो में किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।